तो हमने देखा था कि जनरली न्यूटन और डाइन में क्या क्या चीजें थी वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट जो हमको इस फोर्स में देखना है वो क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बहुत सारी टाइप्स आपने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ी है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। उसमें कुछ टाइप्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बचपन में जब बाल में हम क्या करते थे, पेंसिल रगड़ के अगर नीचे से खींचे तो एक क्या आ जाता था, छोटा जो पीस ऑफ पेपर है वो चिपक जाता था। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो अमाउंट ऑफ चार्ज के कारण से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। द फोर्स विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द अमाउंट ऑफ चार्ज और चेंज इन द अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट थिंग ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद हम और बहुत सारे फोर्सेज हमने पढ़े, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी के कारण, अर्थ के ग्रेविटी के कारण या फिर दो मासेज के कारण, इसमें हम पूरा चीज पढ़ेंगे उसका। अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो फोर्स आता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं। तीसरा जो फोर्स था मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है जो मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स के कारण जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो ये सब जो है टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं। अब इसके बाद हम जनरली क्या पढ़ेंगे, फोर्स के 2 टाइप्स। अब ये तो हो गया जनरल टाइप्स ऑफ फोर्स जो हमने बहुत सारी छोटी सी क्लासेज में, छोटे क्लासेज में हमने पढ़ के रखे हैं। अब जो है फोर्स का दूसरा जो मेन टाइप्स होता है, जो क्लास 10 में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो है हमारे पास एक हो जाएगा हमारे पास, देखिए फोर्स का 2 मेन टाइप्स। ब्रोडर अगर हम इसको करें, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट पे हम अगर देखते हैं तो फोर्स कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक हो जाएगा हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझना हमको ये है मेन चीजें जो हमको समझनी है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे नाम ही बता रहा है कि कॉन्टैक्ट में है बॉडी। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर दोज व्हिच एक्ट्स ओनली इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यानी कि देखिए द फोर्सेज व्हिच एक्ट्स ओनली व्हेन द बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब अगर बॉडीज फिजिकल कॉन्टैक्ट में जब रहेंगे तभी ही जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब देखिए तेरा हाथ यहाँ पर है, एक दूसरा हाथ में लेके आता हूँ। अब जब ये दोनों फिजिकली एक आपस में जुड़ेंगे तो कुछ जो फोर्स अप्लाई होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन मेरा हाथ यहाँ पर है, समझिए कुछ दूसरा हवा या फिर कोई दूसरा फोर्स, अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से करता हूँ और ये मूव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो है इसका कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कॉन्टैक्ट फोर्स किस किस केस में हम समझेंगे कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है सबसे बेटर एग्जांपल हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तभी ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। ऐसे में कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस तो नहीं होगा, लेकिन जब मैं ऐसे करूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है तो कौन सा फोर्स प्रोवाइड होगा, वहां पे कौन सा फोर्स अराइज होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स के बाद कोलिजन फोर्स। अगर दो बॉडी आपस में टकराएंगे तो कोलिजन होगा ना, तो कोलिजन भी क्या होगा, जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में आएंगे तभी कोलिजन होगा। सो दैट इज ऑल्सो कोलिजन फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कोलिजन फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, पुल या फिर पुश। अब किसी भी चीज को हम पुल करेंगे या फिर पुश करेंगे तो जब तक उसको हम टच नहीं करेंगे तब तक ना तो पुल कर सकते हैं ना तो पुश कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अपने इस बोर्ड को ही अगर पीछे धकेलना है तो अगर मैं इसमें टच करूंगा तभी ना होगा, ये पुश करूंगा तभी। तो बॉडी, ये जो बोर्ड है और मेरा हाथ, ये दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। तो ये कांटेक्ट फोर्स इजीली हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। या फिर आप लोग किवाड़ खोलते होंगे कभी, गेट है ना,
गेट को अगर हम पुल करते हैं तो पुल करने के लिए गेट को पकड़ना पड़ता है, तो फोर्स लगाने के लिए दो जो बॉडी है उसको क्या होना चाहिए, दोनों को एक आपस में कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, इसलिए वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पुशिंग फोर्स, और क्या पुलिंग फोर्स भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या है, तो फोर्सेज व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। जनरली द फोर्सेज व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन, जिसमें दो बॉडीज एक आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, दैट इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। तो अब इसको हम जनरली क्या देखेंगे, फिजिकल कांटेक्ट में तो नहीं है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास, सबसे बेटर एग्जांपल जो हमने टाइप्स ऑफ फोर्स में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या देखेंगे कि जनरली देखिए सन, मून, सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट है और सन जो है मेन है। तो अब सन के कारण से जो सारी प्लैनेट्स जो घूमती है चारों ओर उसके, वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होती है, एक आपस में रिवॉल्व करते हैं। तो ये रिवॉल्व जो करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब एक देखिए सन और मून या फिर सन या फिर कोई भी प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम के हैं, वो तो एक आपस के टच में नहीं है, ना सन टच कर रहा है अर्थ को, ना अर्थ टच कर रहा है। अर्थ अगर सन को टच कर दिया या फिर सन अर्थ को टच कर दिया तो बस हम किसी के टच करने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो अब जनरली क्या हो जाएगा कि अर्थ और क्या है, सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एक फोर्स है जो होल्ड करके रखता है उस ऑर्बिट में अर्थ को, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ना तो सन ने टच किया है अर्थ को, ना तो अर्थ ने टच किया है सन को, पर दोनों के बीच में एक फोर्स है जिसके कारण वो रिवॉल्व करता है उस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। तो देखिए ये कैसा कॉन्टैक्ट है दोनों के बीच में, नहीं है तो कॉन्टैक्ट नहीं होता, एक ऐसा फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसी तरह से अगर मैग्नेट आपने देखा होगा, तो जब मैग्नेट को हम क्या करते हैं, एक दूर से ही जब हम किसी मैग्नेट में किसी लोहे का सब्सटेंस या फिर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस के नजदीक रखते हैं, तो क्या होता है कि वो उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो देखिए दोनों जो है वो कांटेक्ट में तो नहीं रहते, फिर भी अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। तो कांटेक्ट में तो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज के नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। सो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। दूसरा हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने पढ़ा था, दैट इज द फोर्स विच अराइजेज ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो वो जो चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो भी जब हम क्या करते थे, पहले ऐसे बाल में करके नीचे से खींचते थे, जनरली जो पेपर अट्रैक्ट हो जाता था कॉम की तरफ या फिर हमारे पेंसिल की तरफ, तो जनरली क्या होता था, पेपर नीचे रखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे रब किया तो इसमें कुछ चार्ज प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण क्या होगा, अब इसको खींचेगा, लेकिन दोनों का कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में कब आएगा, जब इसको खींचेगा, लेकिन खींचने के लिए कुछ फोर्स तो चाहिए ना। तो वो जो फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो जनरली ये दोनों टर्म्स क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि फोर्स जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है वो कांटेक्ट फोर्स है, जिसमें टू बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है वो क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। अब यहीं से इस चैप्टर का क्लास 10 का जो फोर्स का जो चैप्टर है, यहीं से बेसिक कंसेप्ट यहीं से राइज होता है। अगर आप कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं पढ़ेंगे तो बाद में जाके आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अब हम ग्रेविटेशन के बारे में हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है इसमें फोर्थ चैप्टर में। तो फोर्थ चैप्टर में जब ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो जनरली ग्रेविटेशन जो है वो कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वो ही अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर M1 M2 आप पढ़ते जाइए, कुछ समझ में आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला। इसलिए अब नेक्स्ट जो क्या है, इस चैप्टर में जो क्लास 10 का जो यूनिट फोर्स है उसमें हमको क्या दिया गया है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेज के बाद ये जो क्लियर हो जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमको एक दो चीजें क्लियर कर देता हूं मैं। ग्रेविटेशन, अब ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन सिंपली मीन्स कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी दो बॉडी के बीच में क्या हो सकता है,
ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी दो बॉडीज के बीच में उनके मासेज के कारण, उनका जो तौल है, उनका जो मास है, उसके कारण क्या हो जाएगा, अराइज होगा। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स। अब जनरली देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो मैं दूर किए देता हूं। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी देखिए तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, ये दो केसेस है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन जनरली क्या है कि किसी भी दो बॉडीज के बीच में अगर कोई फोर्स अराइज हो रहा है उनके मासेज के कारण से, तो दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होल यूनिवर्स के लिए है। और ग्रेविटी जो है उसमें दो बॉडीज होंगी, वो दो बॉडीज में एक बॉडीज क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। देखिए सिंपली मेरे पास दो मार्कर है, या फिर मैं बैठा हूं, मेरे सामने कोई बैठा है, आप बैठे हैं, कोई बैठा है, कोई आप डेस्क पे बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं, सामने मेरे बोर्ड है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है, ये दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हो गए, कोई सा भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो इसके बीच में मेरे मास और इसके मास के बीच के कारण जो फोर्स अराइज होगा बीच में, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन। पर ग्रेविटी का केस थोड़ा सा फर्क है, बस ये सिंपल सा डेफिनेशन समझ लीजिए, बस बात ही खत्म हो जाएगा। ग्रेविटी में अगर दो बॉडीज के बीच में फोर्स अराइज हो रहा है, पर एक बॉडी क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, और दूसरा बॉडी कोई सा भी बॉडी हो सकता है। मैं हूं, अर्थ है, मैं यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का, वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं। तो एक बॉडी अर्थ होना चाहिए और दूसरा बॉडी क्या होना चाहिए, कोई सा भी बॉडी होना चाहिए। लेकिन ग्रेविटेशन तो कोई सा भी दो बॉडीज, यूनिवर्स में कोई सा भी दो बॉडी। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने में कैमरा है, ये कैमरा जो मोबाइल में, ये मोबाइल और मैं, दोनों क्या है था, दोनों के बीच में भी एक फोर्स है, क्योंकि उसका भी कुछ मास है, मेरा भी कुछ मास है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो फोर्स अराइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कैपिटल जी से हम जनरली क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कैपिटल जी से इसको हम क्या कर देते हैं, स्मॉल जी से डिनोट कर देते हैं। तो इसी के बारे में अब हमको जनरली क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम एक स्टोन को ग्राउंड के ऊपर क्या करेंगे, उछालेंगे, है ना। अगर एक स्टोन को या फिर मैं इस मार्कर को ही ऊपर अगर फेंकूंगा तो ये फिर से नीचे मेरे हाथ में ही आएगा। तो मेरे हाथ में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें अर्थ का ग्रेविटी, यानी कि ये क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल जी, यानी कि ग्रेविटी है। तो इसके कारण क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण अर्थ के सेंटर के थ्रू क्या आ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। अब ये स्टोन जो या फिर मैं मार्कर फेंक रहा हूँ, ये क्या होगा, एक फोर्स के कारण नीचे आ रहा है। तो ये फोर्स जो है अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ और ये मार्कर, या फिर मेरा हाथ तो अर्थ पे ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थ और ये मार्कर के कारण, ये मार्कर क्या हो जाएगा, अर्थ का जो फोर्स है ग्रेविटी, उसके कारण ये नीचे आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब दूसरा क्या है, अर्थ जो है जितना भी बॉडी है उस सबको अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, दैट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई भी चीज अगर ऊपर जाएगा, इसीलिए देखिए ग्रेविटी क्या कर रहा है, कोई एक फोर्स है जो नीचे खींच रहा है किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ। तो इसीलिए जब प्लेन उड़ता है ऊपर, तो उसमें फ्यूल लगता है ना, फ्यूल लग, लेकिन ऊपर से अगर हम प्लेन को छोड़ दें, अगर इंजन बंद कर दे, तो सीधा खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फोर्स उसको ऊपर नीचे आने में कोई उसको अपोज नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं तो एक फोर्स हमको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है कि तुम ऊपर मत जाओ। इसलिए हमको उसके अगेंस्ट कुछ करना होगा, कुछ फोर्स लगाना होगा, और वो फोर्स लगाने के लिए हमको उसमें क्या देना होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा, फ्यूल देना होगा। इसलिए ऊपर जाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, पर नीचे आने के लिए आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगाना होगा। अब इन सारी चीजों को देखते हुए एक बार क्या हुआ था, अब जो हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, तो एक बच्चा था जो क्या था, जनरली एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, थका आ रहा। उस पे क्या हुआ कि पेड़ पे एक फल लगा हुआ था, फल का नाम था एप्पल। अब इतना कहने के बाद तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बच्चे का बात कर रहा हूँ। वो फल जब बैठा हुआ था वो बच्चा नीचे पेड़ के, तो उसके सर पे जनरली एक क्या गिर गया, फल गिर गया। तो जब फल गिरा उसके सर पे, वो क्या हुआ था, पका हुआ सेब था जो नीचे गिर गया। तो वो बच्चा कौन था, न्यूटन। हम जैसे बच्चे होते तो कुछ नहीं सोचता है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं सोचता, गिर गया तो उठा के खा लेता। लेकिन वो न्यूटन था, उसके सर पे जब गिरा तो उसने सोचा कि जब ये फल गिरा है, ये सेब गिरा है, तो सिर्फ नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, मेरे सर पे ही क्यों है, ये गिर के ऊपर भी तो जा सकता था ना। सोचिए,
ये गिर के ऊपर भी जा सकता है, नीचे ही क्यों आया। तो इस तरीके से न्यूटन के सर पे जब एक एप्पल गिरा था तो उस हिसाब से वो बच्चा जो बाद में न्यूटन है, वो न्यूटन जो बना, उस न्यूटन ने क्या किया कि कोई भी चीज जब नीचे गिरेगा तो वो किसके वजह से गिरेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से ही गिरेगा। और उसी ने क्या पता लगाया, यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विथ सम फोर्स। अर्थ भी एक बॉडी है, वो शेप भी एक बॉडी था। तो उसने क्या देखा कि हर एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ विथ सम फोर्स ड्यू टू दियर मासेज, जिसको उसने पीछे जाके उसके बारे में बहुत सारा क्या करके रिसर्च वगैरह करके क्या बताया कि ये क्या है वो फोर्स। दिस फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हमको यहाँ पे क्या समझना होगा कि इसी के बाद न्यूटन ने जनरली क्या किया कि न्यूटन ने एक लॉ बनाया जिसका नाम हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन क्या होता है, ये मासेज पे डिपेंड पड़ता है। किस पे डिपेंड पड़ता है, मासेज पे डिपेंड पड़ता है। तो मासेज पे डिपेंड पड़ता है तो हम जनरली देखते हैं कि हम भी यहाँ पे खड़े हैं, दूसरा भी ऑब्जेक्ट पे, ये बोर्ड भी यहाँ पे खड़ा है, तो ये बोर्ड मेरे तरफ क्यों नहीं आ रहा है, या फिर मैं इस बोर्ड की तरफ क्यों नहीं खींचा जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो जनरली इस बोर्ड का और मेरा मास बहुत कम है, इसलिए जनरली क्या होता है कि मैं और बोर्ड के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो बहुत कम है, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है और ये दोनों मास बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन यही हम देखते हैं जैसे सन हो गया, हेवनली बॉडी, सन, अर्थ, ये सब का मासेज क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए इनमें क्या होगा कि मासेज बहुत ज्यादा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बहुत ज्यादा होगा, और उसके कारण से क्या होता है कि सन जो है सो सन के चारों तरफ जो है सो अर्थ वगैरह क्या करता है, और जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो ये जनरली क्या होता है, एक फैक्ट है कि मासेज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि मासेज ऑफ सन और अर्थ क्या है, तो बहुत ज्यादा लार्ज है, तो दे एक्सर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन वन अनदर, दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो मास ऑफ सन है इतना ज्यादा है कि जितने भी प्लैनेट्स और हैं हमारे पास सोलर सिस्टम में, उस सब को अगर जोड़ दिया जाए तो सबका जो जोड़ देंगे तो मास ऑफ सन जो है, सन के मास के गुना जो ऑल प्लैनेट्स है वो कितना हो जाएगा, ऑल प्लैनेट्स का जो मास अगर हम जोड़ देंगे तो वो सन से फिर भी कितना, सन का कितना पार्ट है, वो 0.0015 पार्ट है। सारा प्लैनेट, सारा हेवनली बॉडी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सन का सिर्फ इतना पार्ट है, 0.0015 ऑफ द मास ऑफ द सन। तो बहुत ही ज्यादा कम मास है। तो इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स का क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स के लॉ में ग्रेविटेशन के बारे में क्या दिया गया है कि न्यूटन जनरल देखिए, Newton's law of gravitation states, it states that everybody in the universe, every body in the universe, यूनिवर्स तो समझते ही होंगे, होल, सबसे जो लार्जेस्ट मास है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, गैलेक्सीज आ जाएंगे, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम आ जाएंगे, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स। तो उस हिसाब से पूरा यूनिवर्स का जब हम बात करते हैं तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body, attracts every other body, हर एक बॉडी हर एक दूसरे बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जो क्या होता है, विथ फोर्स विच इज, अब देखिए मैं इसको पॉइंट वाइज लिख देता हूं, वो फोर्स क्या होता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज, विच इज directly proportional to the product of their
मासेज। उन दोनों के बीच में दो ठो जो बॉडी है, उन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट होगा, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली तो जो न्यूटन का जो फोर्स है वो क्या कहता है कि एवरीबॉडी इन न्यूटन का फोर्स नहीं, न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जो क्या होगा एक फोर्स से होगा, और वो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। दो फोर्स के बीच का जो मास होगा उससे क्या होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, दो फोर्स के बीच का जो प्रोडक्ट है उससे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा बात ये क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दियर, जो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ, जितना भी डिस्टेंस होगा उन दोनों बॉडीज के बीच के सेंटर से, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक, उससे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर से। तो अब इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इसको हम ऐसे देखते हैं, समझिए कि एक ये बॉडी है, एक ये दूसरा बॉडी है ना, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो अगर न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम इससे अगर इस हिसाब से देखें तो ये एक बॉडी है जिसका कुछ न कुछ मास होगा, यानी कि m1, फर्स्ट बॉडी का मास m1, दूसरे बॉडी का मास m2 कर देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डिराइव करने के लिए, कैसे उसका फॉर्मूला दिया गया है। देखिए ये m1 m2 हो गया। अब ये बॉडी, इसका सर्टेन मास है जिसको हम किससे डिनोट किए हैं, m1 से, और एक दूसरा बॉडी है जिसका मास हम किससे डिनोट कर दिए हैं, m2 से। और ये हो गया दोनों बॉडीज के बीच का सेंटर। तो दोनों बॉडीज के बीच का सेंटर जो है, यहाँ से यहाँ तक कुछ न कुछ डिस्टेंस तो होगा, कुछ न कुछ डिस्टेंस होगा। तो इस डिस्टेंस को चलिए हम किस चीज से लेट कर देते हैं, इसको हम d से लेट कर देते हैं। d से लेट कर दिए, मास हो गया m1 m2 और डिस्टेंस हो गया d, यानी कि लेट द masses of two bodies be m1 and m2 and the distance कहां से, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक, and the distance between their सेंटर इज d। इसको हम क्या लेट कर दिए, d लेट कर दिए। तो अगर हम d लेट कर दिए तो अब इस पे अगर हम न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या कहता है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि द फोर्स विच इज प्रोड्यूस, यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होगा ना, ये फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली, फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज, यानी कि यह जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेज, यानी कि m1 m2 दो है, इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट, दोनों के बीच का प्रोडक्ट, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा हमको क्या कहा गया था, सेकेंड लाइन में हमको क्या कहा गया था कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज d। हमको क्या कहा गया था कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे, देखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, d स्क्वायर।
तो अब इसको हमारे पास क्या आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यानी कि अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो इक्वल टू डालेंगे यहाँ पे, अगर इक्वल टू डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट g लेंगे यहाँ पे हम, g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब ये जो g m1 m2 बाई डी स्क्वायर है, इसमें जो यहाँ पे मैंने g लिखा हुआ है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर g इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जनरली वैल्यू कितना होता है, g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 10 टू द पावर माइनस 11। अब इसका यूनिट मैं पहले यूनिट निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको यूनिट इसका, अच्छा मैं दे ही देता हूँ यहाँ पे। इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पूरा डेरिवेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ऐसा हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेरिवेशन हो गया। अब इसमें जनरली पूछा क्या जाएगा कि मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज क्या है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या क्या हो जाता है। सोलर सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं होता तो ये एक जो सन है उसके चारों तरफ कुछ जो मासेज घूम रहे हैं वो नहीं घूम पाते। दूसरा हमारे पास क्या है, गैलेक्सी है, कॉन्स्टिलेशन है, ये सब ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ये कॉन्स्टिलेशन वगैरह हो गए, सब ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो सबको एक जगह पे होल्ड करके रखा है। रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, वो जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। अनदर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट्स, जैसे कि मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द सी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉन्ड में क्या होता है कि टाइड कभी भी नहीं आता, लेकिन एक सी में टाइड लहरें जो होती है वो आती जाती रहती है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है मासेज से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना जिसका मास, और उसमें भी लिक्विड्स में जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा एक्ट करता है सॉलिड से। तो लिक्विड का अगर लार्ज मासेज ऑफ वाटर कहाँ पे होता है, सीज में, ओशंस में, तो वहां पे क्या होगा, लार्ज मासेज है, इसलिए वहां पे क्या होगा, इफेक्ट ज्यादा होगा, सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसके कारण वहां पे लहरें आती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक है रेनफॉल ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो रेनफॉल होता है वो भी नीचे की तरफ आता है, या फिर क्लाउड को भी जो होल्ड करके रखा रहता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू क्या, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम क्यों बोलते हैं कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ऊपर में लिखा हुआ रहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाई इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स, जितने भी बॉडीज यूनिवर्स में होता है ये सब के लिए ट्रू होता है और ये हर बॉडी पे अप्लाई होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं। अब वो बॉडीज टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फिर सेलेस्टियल भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो भी हो सकता है, जो अर्थ से बाहर स्पेस में है, एस्ट्रोनॉमी जो हम पढ़ते हैं ना, स्पेस साइंस, उसमें अर्थ वगैरह सारे गैलेक्सी कॉन्स्टिलेशंस, हर एक चीज, कॉमेट, मेटियोराइट, मेटर, हर चीज पढ़ते हैं, तो वो सब चीज जो है सेलेस्टियल बॉडीज है, जो अर्थ से स्पेस में, अर्थ से बाहर है। तो सेलेस्टियल बॉडीज पे भी हमने देखा कि ये फोर्स ट्रू हो रहा है, और इस पे भी ट्रू हो रहा है, जो अर्थ पे है उस पे भी ट्रू हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिकॉज इट होल्ड्स ट्रू एंड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बॉडीज थ्रू आउट द यूनिवर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ। और दूसरा चीज हम क्या देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब किसी भी हेवनली बॉडीज का हमको क्या करना है, मास फाइंड करना है। हम अर्थ का पढ़ते हैं 6 × 10⁻24 या फिर कुछ पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण हम क्या कर पाते हैं कि अर्थ, तराजू लेके तो हम नहीं जोखते चलेंगे कि अर्थ का कितना मास है या फिर क्या, तो वो हम किसके कारण पता लगा पाते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। दूसरा हमारे पास क्या है,
कि ये हमको क्या करता है, दो हेवनली बॉडीज का बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मेजर करने में ये क्या कर देता है, हमको मदद करता है। मानिए दो हेवनली बॉडीज है, दोनों का मास पता है हमको, तो फोर्स अगर पता है तो हम उसका वहाँ पे क्या निकाल देंगे, इसमें से 2 3 चीज पता है तो डिस्टेंस हम मजे से निकाल दे सकते हैं कि F = Gm1m2/d², तो वैल्यूज पुट करेंगे तो निकल जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमको न्यू प्लैनेट्स या फिर हेवनली बॉडीज या फिर कॉन्स्टिलेशंस जो हम पता लगाते हैं उसमें भी मेजर रोल होता है इसका। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से ये इस तरह का शेप फॉर्म करे या फिर ऐसे घूमता है, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नेक्स्ट चीजें हम इस पे क्या पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था वो पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हमको जनरली क्या पढ़ना होगा, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या, देखते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल जी। कैपिटल जी से हम इसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो ये जनरली जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एग्जिस्ट्स बिटवीन द बॉडीज ऑफ यूनिट मासेज kept at a unit distance between their center। व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर क्वेश्चन आया, इट इज द force of attraction between the bodies of unit masses, यूनिट यानी कि एक केजी का 2 मासेज है तो उस हिसाब से which exists between the bodies of unit masses kept at a unit distance between their centers। तो अब देखिए, अब 2 मास है, जैसे ये ए और ये हो गया है ना, ये सेंटर हो गया, इसका भी सेंटर हो गया, ऐसे आ गया, यानी कि अब देखिए ये मास जो m1 हम लिए थे, m1 = 1 kg, दूसरा भी m2 जो है वो भी क्या होना चाहिए, 1 kg यूनिट का, है ना। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर का ही डिस्टेंस होना चाहिए, 1 मीटर। तो अगर इसमें हम न्यूटन का लॉ लगाते हैं, देखिए F = Gm1m2/d² था, तो देखिएगा F = हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए G का हम G रख देंगे, m1 m2 यानी कि 1 × 1 1 × 1 मीटर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू G 1/1 यानी कि 1। सो G × 1 = G, देयरफॉर F = G। सो F = G किस केस में आया, यूनिट मासेज के केस में, यूनिट सेपरेशन के केस में। इसलिए इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज ऑफ यूनिट मासेज केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हो जाएगा हमारे पास। अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, SI यूनिट ऑफ जी। इसमें आज के टॉपिक में बस इतना कर लेते हैं, यूनिट ऑफ जी, SI यूनिट ऑफ जी। SI यूनिट ऑफ जी। तो SI यूनिट हम कैसे निकालेंगे, SI यूनिट ऑफ जी का SI यूनिट क्या होगा हमारे पास। तो अब जी का SI यूनिट निकालने के लिए हमको जनरली क्या करना पड़ेगा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, F = Gm1m2/d², यही ना हमारे पास फार्मूला, F = Gm1m2/d²। तो Gm1m2/d² है अगर हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं G का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, G का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ऐसे लिख सकते हैं F/G, और ये जनरल मैथमेटिक्स का रूल, F/G = क्या हो जाएगा हमारे पास, m1m2/d², यही ना होगा, m1m2/d² हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर G = क्या हो जाएगा, Fd², यानी कि Fd² बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, m1m2। लीजिए पुट कीजिए, F यानी कि न्यूटन, D यानी कि मीटर, तो D का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, बाय m1m2 यानी कि
kg इंटू kg न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, और ऐसे लिख सकते हैं पर kg स्क्वायर। हो गया हमारे पास SI यूनिट ऑफ G, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो आज यहीं तक रखते हैं। एक जनरली हम आपको बता देते हैं कि ये जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हम बोले थे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही ना है यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जनरली किसने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया था? हेनरी कैवेंडिश। फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने ये कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट किया था एक सेंसिटिव बैलेंस यूज करके, जिसका नाम क्या दिया गया था? टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस के यूज से क्या किया गया था? इसका वैल्यू डिटरमाइन किया गया था। द वैल्यू ऑफ जी वाज डिटरमाइंड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1798 AD by using a balance that was a very sensitive balance known as the torsion balance, जिसमें मेजर करने के बाद उसको वैल्यू कितना आया था? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इस हिसाब से इसका क्या हुआ था? तो वैल्यू फिक्स किया गया था। थोड़ा सा इसमें ये भी जानना जरूरी है कि अगर किसी मिरेकल के कारण, किसी जादुई शक्ति के कारण अगर जी का वैल्यू जो है उसको 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अगर हम 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि हम अपने जहां पे हम खड़े हो रहे हैं वहीं पे दब के मर जाएंगे। इतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा कि हम खड़ा नहीं हो पाएंगे अपने अर्थ के सरफेस पे, या फिर जहां पर भी हम खड़ा है वहां पे इतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा। अगर इसको हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा कि हम वहीं पे, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो क्रश होकर हम यहीं पे क्रश हो जाएंगे पूरा। इतना ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगा। और इसी कंडीशन में अगर 10 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय द सेम फैक्टर, अगर 10 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थ अट्रैक्शन इतना कम हो जाएगा कि जैसे हम यहाँ से अगर जंप करते हैं बहुत ज्यादा, तो 1 मीटर या 1.5 मीटर हम जंप कर लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम एक बिल्डिंग जितना हाइट होता है उतना ऊपर अगर हम कूदेंगे तो इतना ऊपर हो जाएगा हमारा जंप, हम एग्जैक्टली उतना ऊपर तक कूद सकते हैं। अगर इसको 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो हम उतना ऊपर कूद सकते हैं। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा कि हम अपने धरती पर जहां पे हम खड़े हुए हैं वहीं पे दब के मर जाएंगे, इतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा। सो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के, और ये ऐसा यूनिट ऑफ जी वगैरह सब चीज हमने पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं।